ये क़िस्सा उस वक्त का है जब मुझे अपने काम के सिलसिले में मुख्तलिफ़ देहातों में जाना पड़ता था, और यकीन जानिए शहर की आलूदा फ़िज़ा और बेचैन ज़िंदगी से निकलकर देहातों की पुरसुकून और ताज़ी हवा में रहकर आना मुझे इतना ज़हनी व रूहानी सुकून देता था कि वो कैफियत मैं बयान करने से क़ासिर हूँ। इसी दौरान एक मरतबा मुझे महबूब नगर सर्वे करने के लिए जाना पड़ा। महबूब नगर पहाड़ियों से घिरा एक सरसब्ज़ इलाक़ा था। उस देहात के क़ल्ब में एक छोटा सा तालाब उसकी खूबसूरती को दुगना कर रहा था। मैंने सड़क से गांव तक का सफ़र पैदल ही तय किया ताकि चलते चलते लोगों से गांव के बारे में कुछ जानता चलूं। थोड़ी ही देर बाद मैं गांव की हदूद में दाखिल हो गया, जहां हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी और हर थोड़ी दूर पर बांस और घास फूस की मदद से बने हुए झोपड़े थे। हर झोपड़े के बाहर कोई ना कोई जानवर बंधे थे, कहीं 5-7 बकरियां तो कहीं गाय बैल और मुर्गे मुर्गियां थी। गांव के सभी लोग किसी न किसी काम में मशगूल थे। जब मैं उनके झोपड़े के सामने से गुजरता तो कुछ देर मुझे देखते, फिर अपने काम में मगन हो जाते। ऐसे ही कुछ लोगों से पूछते पूछते मैं गांव के सरपंच के घर पहुंच गया, जहां मेरे ताआम व क़याम का इंतज़ाम पहले ही किया जा चुका था। चूँकि मैं एक सरकारी अफसर था, इसलिए गांव के वाहिद पक्के मकान में मेरे क़याम का इंतज़ाम किया गया। मैं जब वहां पहुंचा तो सरपंच साहब ने मेरा इस्तकबाल किया और मुझे चारपाई पर बैठने की दावत दी। कुछ देर के बाद एक छोटी सी लड़की, जो शायद सरपंच की नवासी थी, ने मुझे लाकर पानी दिया। कुछ देर यूं ही रस्मी बातचीत के बाद उसी लड़की ने सरपंच के कहने पर मुझे मेरा कमरा दिखाया ताकि मैं आराम कर सकूं। अगले दिन सर्वे से आने के बाद मेरे पास काफ़ी वक्त था। तब मैं चलते चलते एक छोटे से पहाड़ी की तरफ निकल गया। मैं उस पहाड़ी के ऊपर चढ़कर गांव का हसीन मंजर देखना चाहता था। अभी मैंने आधा रास्ता ही तय किया था तो देखा 20 से 25 साल की जवान लड़की बकरियों के रेवड़ को हाँक रही है। इनमें 2-3 बछड़े भी थे और साथ ही एक वफादार कुत्ता उसके पीछे पीछे दुम हिलाए चल रहा था। वो लड़की उन जानवरों को हकालने के लिए मुंह से अजीब अजीब आवाज़ें निकाल रही थी, जो समझ में तो नहीं आ रही थी मगर सुनने में अच्छी लग रही थी। वो एक बछड़े को हकाल रही थी जो बैठ गया था, और उस लड़की के हकालने और डराने का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। शायद वो बहुत ज़िद्दी बछड़ा था या थकन की वजह से चलना नहीं चाहता था। लड़की ने उसे अपने दूसरे हाथ में मौजूद बांस की लकड़ी उसके पीठ पर चुभाई, जिसका उस पर कोई असर नहीं हुआ। फिर उस लड़की ने बछड़े की पीठ पर 2-3 ज़रबे लगाई, फिर भी वो टस से मस ना हुआ। मैं करीब ही खड़ा इस मंज़र से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। उसी वक्त वो बछड़ा अचानक उछल कर खड़ा हुआ और उछलता कूदता तेज़ी से आगे बढ़ गया, जैसे मस्ती के मूड में हो। तभी उस लड़की ने मेरी तरफ पलट कर देखा। उसने कानों में चांदी की लंबी लंबी बालियां पहन रखी थी और सर पर दुपट्टा ओढ़ रखा था, जिसके अंदर से कुछ बाल हवा में उड़कर बिखर रहे थे। वो लड़की मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और दुपट्टे में मुंह छुपाकर आगे बढ़ गई। मैंने आसपास नज़र दौड़ाई तो मेरे करीब कोई नहीं था। थोड़ी दूरी पर कुछ औरतें जमे हुए पानी में कपड़े धो रही थी और दूसरी जानिब कुछ बच्चे दरख्त से बंधे झूले पर झूला झूल रहे थे। कुछ देर मेरी समझ में नहीं आया कि मेरी तरफ देखकर क्यों मुस्कुराई। फिर मैं अपनी मंजिल की तरफ चलने लगा। वो लड़की काफ़ी तेज़ी से ऊंचाई पर चढ़ रही थी और एक हमवार सतह पर जाकर उसने फिर एक बार मेरी तरफ मुड़कर देखा और तेज़ी से आगे बढ़ गई। उसके बाद मैं थोड़ी मशक्क़त के बाद उस पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा, गांव का नज़ारा कर रहा था। तब मैंने उस लड़की को फिर देखा, जो नीचे की चढ़ाई पर बकरी के एक बच्चे के साथ खेल रही थी और बाकी जानवर आसपास चर रहे थे। मैं करीब एक बड़े पत्थर पर बैठ गया और उस लड़की को देखने लगा। जाने क्यों वो मुझे अपनी तरफ मायल कर रही थी। मैं चाहकर भी ज़्यादा देर उससे नज़रें नहीं हटा पा रहा था, और वो भी थोड़े थोड़े वक्फे से मेरी तरफ देखती और शर्मा कर अपने काम में लग जाती। जिस वक्त उससे नज़रें मिलती तो इस वक्त ऐसा लगता जैसे कि मोहब्बत मेरे दिल में उतर रही है। पता नहीं गांव की सांवली रंगत वाली लड़की की आंखों में ऐसी कौन सी चमक थी जो मैं उससे ज़्यादा देर तक नज़रें नहीं मिला पा रहा था।
मेरा दिल कह रहा था मुझे उससे कुछ बात करनी चाहिए, मगर दिमाग कह रहा था कि इस जगह किसी ने बात करते देख लिया तो पता नहीं क्या सोचेगा। सूरज अपनी शुआएं समेटने लगा और साथ ही वो लड़की अपनी जानवरों को हकालती हुई पहाड़ी से नीचे उतरने लगी। मैं भी कुछ देर यूं ही उसे जाता देखता रहा। फिर मैंने अपने कमरे की राह ली। रात के खाने के बाद आंगन में चारपाई पर बैठकर सरपंच साहब के साथ गुफ्तगू कर रहा था। उसी दौरान मेरी नज़र सामने वाले झोपड़े पर पड़ी, जहाँ से चिराग की मध्यम सी रोशनी बाहर आ रही थी और दरवाजे पर एक पुराना सा कपड़ा पर्दे का काम कर रहा था। कुछ सेकंड के लिए पर्दा हटा और सामने वही सांवला चेहरा चूल्हे पर रोटियां सेक रहा था जो शाम से मेरे जहन में सवार था। अचानक मैंने गुफ्तगू का मौजू बदला और सरपंच के आस पड़ोस के लोगों का जिक्र छेड़ा। बातों बातों में मुझे इतना तो पता चला कि उस लड़की का नाम शबनम है। कुछ ही सालों पहले उसके वालिद का इंतकाल हो चुका है। घर में सिर्फ बूढ़ी माँ और ये लड़की रहती है। करीब ही उनकी 4 एकड़ की खेत की ज़मीन है और कुछ जानवर। और थोड़ी दूर पर लड़की का चाचा बब्बन खान रहता है, जो बहुत ही जालिम और लालची किस्म का इंसान है और उनकी 4 एकड़ की ज़मीन पर कब्जा करना चाहता है। अगले दिन काम निपटा कर मैं जल्दी वापस आ गया और फिर उसी पहाड़ी पर जाने का फ़ैसला किया। मैंने आज सरपंच की इजाज़त से उसकी नवासी को भी साथ में लिया, जिसका नाम शन्नो था। उस बच्ची के ज़रिए मैं शबनम से बात करने की कोशिश करना चाहता था। अभी हम दोनों ने आधा रास्ता ही तय किया था तो देखा कि वो लड़की सर पर घास की गडड़ी उठाए जानवरों को हकाल रही थी। मैंने सरपंच की नवासी का हाथ पकड़ा और शबनम की जानिब जाने लगा। शन्नो को देखकर शबनम के चेहरे पर एक मुस्कान उभर आई और शन्नो भी शबनम को देखकर खुश हो रही थी। मुझे मेरा काम बनता नज़र आया। उसके बाद मैंने भी शबनम से कुछ रस्मी गुफ्तगू की। उसकी आँखों की तरह उसकी आवाज़ भी बहुत खूबसूरत थी और बात करते वक्त वो थोड़ी थोड़ी देर में हंसने की आदी थी। उसकी यही अदा मुझे उसकी तरफ माइल कर रही थी। मैंने अंदाज़ा लगाया कि वो भी मुझसे बात करने का मौका ही तलाश कर रही थी। धीरे धीरे हम दोनों में दोस्ती बढ़ती गई। शबनम उसकी माँ और उसके मुस्तकबिल को लेकर काफ़ी परेशान रहती थी। उसका जालिम चाचा उसकी शादी ज़बरदस्ती अपने साले से करवाना चाहता था, जो एक बहुत ही बदमाश और नशे का आदी इंसान था। उसके ऊपर कोतवाली में भी 2-3 केस चल रहे थे। धीरे धीरे हम दोनों की दोस्ती की खबर पूरे गांव में फैल गई। एक दिन मैं अपने कमरे में सो रहा था कि अचानक कुछ लोगों की चीखों पुकार करने की आवाज़ आई। मैंने आंखें खोली तो पता चला कि कुछ लोग मुझे बाहर बुलवा रहे हैं। मैं बिस्तर से उठकर बाहर गया तो देखा कि कुछ लोग सरपंच साहब से बहस व तकरार कर रहे थे। मैंने जाकर उस बहस में मुदाखलत की तो पता चला कि वो बब्बन खान और उसके लोग हैं। बब्बन खान ने चिल्लाकर मुझसे कहा, शहरी बाबू, जिस काम के लिए आए हो वो काम करो और चलते बनो। हमारे गांव की किसी भी लड़की से मेल मिलाप या दोस्ती करने की कोशिश करोगे तो पैरों से चलकर वापस नहीं जा पाओगे। अगर हमारी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई तो फिर हम इस बात का भी ख्याल नहीं करेंगे कि तुम मुखिया के मेहमान हो। अब सारा मामला मेरी समझ में आ गया कि ये सब वावेला क्यों मचा है। उनके जाने के बाद सरपंच साहब ने मुझसे बात की और मुझे समझाया कि बेटा ये बहुत बुरे लोग हैं। उसकी भतीजी से किसी किस्म की दोस्ती या मेल मिलाप मत रखो, वरना ये लोग सचमुच वो सब करने के लिए नहीं रुकेंगे जो कह कर गए हैं। वो सारी रात मेरी बेचैनी और उदासी में गुजरी, जब तक शबनम की मोहब्बत मेरे दिल में घर कर चुकी थी। मैंने अभी तक उसका इजहार शबनम से नहीं किया था। मैं नहीं जानता था कि वो भी मुझसे मोहब्बत करती है या नहीं। मैंने एक बार शबनम से बात करने का फ़ैसला किया, मगर उस रात के वाक़े के बाद शबनम से मिलना इतना आसान नहीं रह गया था। अगले दिन मैंने सर्वे पर जाने से छुट्टी ली और सीधा पहाड़ी पर पहुंच गया। अब मैं बेचैनी से शबनम का इंतज़ार कर रहा था। उसी इंतज़ार में दोपहर हो गई। कुछ देर बाद मुझे बकरियों का एक रेवड़ आता दिखाई दिया। मैं समझ गया कि शबनम ही हो सकती है, मगर मुझे उस वक्त मायूसी हुई जब देखा कि बकरियां कोई लड़की नहीं बल्कि एक लड़का चरा रहा है। एक पल के लिए ख्याल आया कि ये किसी और की भी बकरियां हो सकती है, मगर वो लाल रंग का ज़िद्दी बछड़ा, मैं उसे अच्छी तरह जानता था। वो 100% शबनम का ही था।
मैं मायूस होकर अपने कमरे की तरफ लौटा तो देखा कि शबनम के घर को भी ताला लगा हुआ है। मेरी मायूसी और बढ़ गई। मैंने सरपंच साहब से शबनम की खबर दरियाफ़्त की तो उन्होंने बताया कि मेरे जाने के बाद बबन खान और उसका साला शबनम के घर आए थे और काफ़ी हंगामा करने के बाद शबनम और उसकी माँ को ज़बरदस्ती कहीं ले गए और उनके कुछ लोग मुझे ढूंढने के लिए पंचायत के दफ्तर भी गए हैं। सरपंच साहब ने मुझे सलाह दी कि मुझे अब इस गांव में नहीं रहना चाहिए, मुझे वापस अपने शहर लौट जाना चाहिए। मैंने सरपंच साहब से कहा कि मैं शबनम को ब्याह कर ले जाना चाहता हूँ। सरपंच साहब ने कहा, बेटा ये नामुमकिन है, वो लोग कभी ऐसा होने नहीं देंगे। क्यों अपनी और उस बेचारी की ज़िंदगी ख़तरे में डाल रहे हो? तुम तो जैसे तैसे मेरी मदद से यहाँ से निकल भी जाओगे, मगर वो जालिम उस लड़की का जीना दोभर कर देंगे। और मुझे नहीं लगता कि शबनम भी अपनी माँ और ज़मीन को छोड़कर तुम्हारे साथ जाने के लिए राज़ी होंगी। सरपंच साहब की बातें मेरी समझ में आ गई। मैंने दिल को समझाया कि ज़रूरी नहीं जो जज्बात मेरे दिल में शबनम के लिए है वही जज्बात शबनम के दिल में भी मेरे लिए हों। ये तो बस 2-4 दिन की दोस्ती है। मैंने शबनम को और इस गांव को छोड़कर जाने का फ़ैसला कर लिया और शाम को वहाँ से मायूसी के साथ निकल गया। रास्ते से जाते वक्त मैं बार बार पलटकर गांव की तरफ देख रहा था। महबूब नगर की सारी खूबसूरती मेरी नज़रों में ख़त्म हो चुकी थी। सारी हरियाली मुझे सूखा नज़र आ रही थी, यहाँ तक कि तालाब भी सूखा नज़र आ रहा था। झोंपड़ों के सामने बैठे लोग मुझे मुंह चिढ़ाते नज़र आ रहे थे। मैं चलते चलते हाईवे तक पहुँच गया और बस का इंतज़ार करने लगा, जो थोड़ी ही देर बाद आ गई। मैं बस में सवार हुआ और अपनी सीट पर जाकर बैठ गया और आंखें बंद कर ली। अभी बस कुछ दूर ही चली होगी कि अचानक बस के ब्रेक लगे और कंडक्टर ने किसी के सवार होने के लिए बस का दरवाज़ा खोला। इस तरह अचानक ब्रेक लगने की वजह से मेरी भी आंख खुल चुकी थी। तभी मैंने देखा कि बस में सवार होने वाला मुसाफिर कोई और नहीं, शबनम थी। वो सीधा मेरे बाजू वाली सीट पर आकर बैठ गई, जो इत्तेफाक से खाली थी। उसकी तेज़ी से चल रही सांस बता रही थी कि वो काफ़ी तेज़ दौड़ कर आई है। कुछ दिनों बाद कुछ बड़े सरकारी अफसरों की मदद से मैंने उसकी माँ को भी महबूब नगर से शहर बुलवा लिया और वो इस वक्त हमारे बच्चे को गांव के पुराने किस्से सुना रही है। मगर शबनम को मुझसे मोहब्बत करने की कीमत के तौर पर अपनी 4 एकड़ की ज़मीन और कुछ जानवर गंवाने पड़े।